हाय फ्रेंड्स, दृष्टि क्लासेस में सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर हम इतिहास की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आगे के जो टॉपिक हैं उनको डिस्कशन करेंगे। यहाँ पर हम मौर्य वंश और शुंग वंश को डिस्कशन कर चुके हैं। इससे अगला जो वंश है वो है कण्व वंश। यहाँ पर हम कण्व वंश के बारे में जानेंगे कि कण्व वंश क्या है और किस प्रकार से कण्व वंश में कौन कौन से राजा हुए और उन्होंने क्या क्या कार्य किए, जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंस है और आपके एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। यहाँ पर जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे उनके बारे में भी यहाँ पर विस्तृत रूप से डिस्कशन करेंगे। तो आइए देख लेते हैं। कण्व वंश। कण्व राजवंश शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति के मंत्री वसुदेव ने उसकी हत्या 73 ईसा पूर्व में कर दी। तो आपसे पूछा जा सकता है कि शुंग वंश के अंतिम शासक कौन थे? देवभूति थे। और देवभूति के अंतिम मंत्री वसुदेव ने उसकी हत्या 73 ईसा पूर्व में कर दी तथा मगध की गद्दी पर कण्व वंश की स्थापना की। तो कण्व वंश के का प्रथम शासक कौन था? यहाँ पर ये पूछा जा सकता है, वासुदेव। कण्व वंश ने 75 ईसा पूर्व से लेकर 30 ईसा पूर्व तक शासन किया। वासुदेव पाटलिपुत्र के कण्व वंश का प्रवर्तक था। वैदिक धर्म एवं संस्कृति संरक्षण की जो परंपरा शुंगों ने प्रारंभ की थी उसे कण्व वंशों ने जारी रखा। इस वंश का अंतिम सम्राट सुशर्मन कर्णीय अत्यंत अयोग्य और दुर्बल था। तो कण्व वंश का अंतिम शासक कौन था? सुशर्मा। आपसे ये भी पूछा जा सकता है। और मगध क्षेत्र संकुचित होने लगा। कण्व वंश का साम्राज्य बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा सीमित हो गया और अनेक प्रांतों ने अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया। तत्पश्चात उसका पुत्र नारायण और अंत में सुशर्मा, जिसे सातवाहन वंश के प्रवर्तक सिमुक ने पदयुक्त कर दिया। इस वंश के 4 राजाओं ने 75 ईसा पूर्व से लेकर 30 ईसा पूर्व तक शासन किया। इस वंश के 4 शासक हुए हैं। पहला है वासुदेव, जो कि संस्थापक है। यहाँ पर 4 शासक दिए गए हैं कण्व वंश से संबंधित। पहला शासक है वासुदेव जो संस्थापक है, फिर है भीमपुत्र, और फिर है नारायण, फिर है सुशर्मा। तो अंतिम शासक कौन है इस वंश के? सुशर्मा है। पुराणों में इन्हें भूंगभरत से कहा गया है। यह ब्राह्मण वंश का था। कण्व वंशी शासकों का राज्य मगध एवं उनके आसपास के क्षेत्र तक सीमित रह गया। कहा जाता है कि इन्होंने शुंग वंश के शासकों के क्षेत्रों को हड़पने की कोशिश नहीं की, बल्कि उन्हें अपने अधीन कर लिया। कण्व वंश में सिर्फ इतना ही है। कण्व वंश को हम यहाँ पर डिस्कशन कर चुके हैं। अब नेक्स्ट जो राजवंश है वह सातवाहन वंश। अब सातवाहन वंश के बारे में भी हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। प्राचीन भारत का एक राजवंश। सातवाहन प्राचीन भारत का एक राजवंश था। इसने ईसा पूर्व 230 से लेकर दूसरी सदी ईसा पूर्व के बाद तक केंद्रीय दक्षिणी भारत पर राज किया। यह मौर्य वंश के पतन के बाद शक्तिशाली हुआ। इनका उल्लेखन 8वीं सदी ईसा पूर्व में मिलता है। अशोक की मृत्यु 232 ईसा पूर्व के बाद सातवाहनों ने खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया। शीशे का सिक्का चलाने वाला पहला सातवाहन वंश था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि शीशे का सिक्का किसने चलाया था? तो ये सातवाहन वंश के द्वारा ही चलाया गया था। और वह शीशे का सिक्का रोम से लाया जाता था। तो यह शीशे का सिक्का कहाँ से लाया जाता था? रोम से लाया जाता था। ये भी पूछा जा सकता है। यह वंश राजा शालिवाहन को वरदान प्राप्त होने के कारण वर्दिया अथवा वार्डिया के नाम से जाना जाता था। यह वंश महाराष्ट्र में प्रमुख रूप से विस्तृत है। सातवाहन साम्राज्य 1वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य यहाँ पर सातवाहन वंश दिया गया है। राजधानी सातवाहन वंश की प्रतिष्ठान और अमरावती है। भाषाएं हैं प्राकृतिक, तेलुगु, तमिल और संस्कृत। धार्मिक समूह हिंदू है। यहाँ पर शासन राजतंत्रात्मक है। सम्राट ने 100 से लेकर 700 ईसा पूर्व के मध्य सिमुक प्रथम था। दूसरी शताब्दी में विजय अंतिम ईस्वी। ऐतिहासिक युग पुरातन है और स्थापित पूर्ववर्ती अनुगामी मौर्य साम्राज्य पश्चिमी क्षेत्र और पूर्ववर्ती में ही कानव राजवंश और अनुगामी में है आंध्र इक्ष्वाकु और चुट्टूर राजवंश और पल्लव राजवंश। आज इन देशों का हिस्सा भारत है। सातवाहन राजा पहला है सिमुक। सिमुक ने 100 से लेकर 70 ईसा पूर्व के मध्य शासन किया।
दूसरा राजा है कान्हा, कान्हा ने 70 से लेकर 60 ईसा पूर्व तक शासन किया। तीसरा राजा है सतकर्णी ने 212 से लेकर 195 ईसा पूर्व तक शासन किया। फिर है शिवस्वती, पहली शताब्दी ईस्वी में शासन किया। फिर है गौतमीपुत्र सतकर्णी, जिन्होंने दूसरी शताब्दी ईस्वी में शासन किया। तीसरा है विशिष्टिपुत्री पुलुमवी, दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में शासन किया। नेक्स्ट है विशिष्ट पुत्र सतकर्णी, दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में शासन किया। नेक्स्ट है शिवस्कंद सातकर्णी, दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में शासन किया। नेक्स्ट है यज्ञश्री सतकर्णी, दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में शासन किया। और नेक्स्ट है विजयी, दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में शासन किया। परिचय देख लेंगे। प्राचीन भारत में मौर्य वंश के अंतर्गत पहली बार राजनीतिक एवं सांस्कृतिक एकता स्थापित करने का प्रयास किया। बाद में चलकर सातवाहन वंश ने इस प्रयास को आगे बढ़ाया। यद्यपि इतिहासकार सातवाहनों को दक्कन में मौर्यों का उत्तराधिकारी हैं, तथापि इस वंश के उदय को अशोक के बौद्ध राज्य के विरुद्ध सामान्य जैन तथा हिंदू के प्रक्रिया के रूप में समझा जाना चाहिए। सातवाहन वंश की स्थापना मौर्य वंश के पराभव से लगभग 50 वर्ष पहले हुई। उनका साम्राज्य दक्षिणी भारत का सबसे प्राचीन और बड़ा साम्राज्य था। उत्तर भारत निरंतर बदलते राजवंशीय परिदृश्य, जहां मौर्य के पतन के बाद छोटे छोटे अंतराल पर शुंग, कण्व तथा कुषाण वंशों की स्थापना के विपरीत सातवाहनों ने दक्कन में अटूट, अविभाजित तथा दीर्घकाल तक अस्थायी रूप से चलने वाले एक साम्राज्य की स्थापना की, जिसने लगभग 450 वर्षों तक शासन किया। इस काल के विषय में जितनी जानकारी हमें प्राप्त हुई है, उसे हमें सातवाहन की विलक्षणता तथा विभिन्न क्षेत्रों में उनकी अद्वितीय गतिविधियों का ज्ञान होता है। यदि पुराणों के वक्तव्यों पर विश्वास किया जाए तो दक्कन के इस साम्राज्य की सीमा उत्तर भारत तक फैली थी। मगध इस साम्राज्य का हिस्सा था, दक्षिणी भारत में भी फैलाव था तथा पूर्व से पश्चिमी समुद्र तक इसकी सीमा विस्तृत थी। उत्तर तथा दक्षिणी भारत की मालवा, भोज, पटनिक, रथिक, आंध्र, पारिंदर तथा द्रविड़ आदि विभिन्न प्रकार की प्रजातियों के समन्वय से इस साम्राज्य का निर्माण हुआ तथा इस दृष्टि से क्षेत्रफल में मौर्य साम्राज्य से कम होते हुए भी सातवाहन साम्राज्य उससे कहीं अधिक सुसंगठित था। यह सातवाहनों द्वारा मध्य भारत तथा दक्षिण भारत में प्रदत्त लंबे एवं शांतिपूर्वक शासन का ये परिणाम था कि कला एवं स्थापत्य का विकास हुआ, जिनके उदाहरण हम पश्चिम भारत की शिलाओं में, तराशी हुई गुफाओं में तथा पूर्वी भारत के स्तूपों में, विहारों में पा सकते हैं। इस कला में संस्कृति का भी अत्यधिक विकास हुआ तथा प्राकृत भाषा का आकर्षण राज दरबार तक पहुंचा। सातवाहन राज्य के अधीन बौद्ध धर्म का अद्वितीय विकास हुआ। व्यापार, वाणिज्य एवं जल परिवहन के क्षेत्रों में भी उनकी उन्नति हुई। ऐतिहासिक स्रोत के बारे में देख लेते हैं। सातवाहनों के विषय में जानकारी देने वाले स्रोतों का निरंतर अभाव है। उससे संबंधित शिलालेख संख्या में बहुत कम है और इस प्रस्तुत शिलालेखों में दिए गए संदर्भों में सातवाहनों के विषय में पूर्ण जानकारी नहीं मिलती। उनके विषय में हमारे पास पूर्ववर्ती दक्कन से प्राप्त 19 शिलालेख ही हैं, जो इस वंश के 30 राजाओं तथा 450 वर्षों के लंबे शासनकाल के विषय में जानकारी देने के लिए किसी भी दृष्टिकोण से प्रयोग नहीं है। यद्यपि पुरातात्विक विभाग ने प्राचीन हैदराबाद राज्य, जो अर्वाचीन तेलंगाना प्रदेश का हिस्सा था तथा आधुनिक आंध्र प्रदेश की राजधानी है, एवं जिसे सातवाहनों को उद्गम क्षेत्र माना जाता था, में पठान, मस्की तथा पोंडापुर में खुदाई करवाई, परंतु यहाँ से अधिक साक्ष्य नहीं मिले। इस विषय में सातवाहन वंश के राजाओं द्वारा प्रचलित सिक्के, जो पूर्व तथा पश्चिमी दक्कन एवं मध्य प्रदेश से मिले हैं, से हमें इस वंश के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी मिली। थॉमस रेपसन कनिंघम, भगवान लाल इंद्रजी तथा अस्काट जैसे विद्वानों ने इन सिक्कों से महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की, परंतु इन सिक्कों के भंगित तथा कुछ सिक्कों के जाली होने के कारण कई विवाद उठ खड़े हुए। इस विषय में साहित्यिक स्रोतों ने तो और भी अधिक निराश किया है। मौलिक पुराणों में कालांतर में जुड़े अंशों के कारण इनमें सातवाहनों के विषय में दी गई सूचना अब अविश्वसनीय नहीं रह गई है। साथ ही विभिन्न पुराणों में सातवाहनों के संदर्भ में मर्तक के न होने के कारण स्थिति और भी संदेशप्रद हो गई है। यद्यपि गुणाढ़े द्वारा रचित वृद्ध कथाओं को सातवाहन राज्य संरक्षण में लिखा हुआ माना जाता है, तथापि यह कथित अब मूल रूप में नहीं मिलता, जहाँ पर आधारित बाद के संस्करणों में दी गई सूचनाओं की व्यवस्था विभिन्न विद्वानों अलग अलग की है। इसी प्रकार लीलावती, जो कि सातवाहन शासक काल के सैनिक अभियानों एवं विजयों से संबंधित है। आपसे पूछा जाता है लीलावती किससे संबंधित है,
तो यह सातवाहन शासकों के सैनिक अभियान में विजय संबंधित है, पर भी अधिक विश्वास नहीं किया जा सकता। इस कारणवश सातवाहन काल के विषय में अभी हमारी जानकारी सीमित है। सातवाहन का उदय तथा उनका उन्मूलन निवास स्थान। सातवाहन के अभ्युदय तथा उनके मूल निवास स्थान को लेकर विभिन्न विद्वानों में गहरा मतभेद है। कुछ विद्वान कहते हैं कि उनका उदय आंध्र प्रदेश में शिलालेख तथा सिक्कों में वर्णित सातवाहन और सतकर्णी शासकों को पुराणों में आंध्रमर्त्य तथा आंध्रा जातीय नामों से पुकारा गया है। इस आधार पर विद्वान इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि सातवाहन अथवा सतकर्णी राजा आंध्रों के समतुल्य थे। रेपसन, स्मिथ तथा भंडारकर के अनुसार सातवाहन शासक आंध्र देश से संबंधित थे। आंध्र लोगों के विषय में पुराण कहते हैं कि वे लोग प्राचीन तेलुगु प्रदेश, जो कि गोदावरी तथा कृष्ण नदी के मध्य में स्थित था, के निवासी थे। ऐत्रेय ब्राह्मण में उनका उल्लेख ऐसी जाति के रूप में हुआ है जो आर्यों के प्रभाव से मुक्त थी। इंडिका में मेगस्थनीज, आपसे पूछा जाता है कि इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? मेगस्थनीज। उनकी शक्ति एवं समृद्धि का उल्लेखन किया है। अशोक के शिलालेख में उनका वर्णन ऐसे लोगों के रूप में हुआ है जो कि उनके साम्राज्य के प्रभाव में थे, परंतु मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद उनका क्या आवास का पता नहीं चलता है। संभवतः उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया गया होगा। ऊपर वर्णित इतिहासकार यद्यपि आंध्र प्रदेश को सातवाहन का मूल स्थान मानते, तथापि उनकी शक्ति के केंद्र को लेकर इन विद्वानों में मतभेद हैं। जहाँ स्मिथ श्री काकुलम को सातवाहन वंश अथवा आंध्र प्रदेश की राजधानी मानते हैं, परंतु सातवाहन के आंध्र प्रदेश के साथ संबंध को लेकर विद्वानों में मतभेद हैं। सातवाहन वंश के शिलालेखों में झा काल के शासकों को निरंतर रूप से सातवाहन अथवा सतकर्णी कहा गया। साहित्यिक ग्रंथों में इनके लिए यदा कदा शालीवाहन शब्द का प्रयोग हुआ है, परंतु इस संदर्भ में आंध्र प्रदेश का प्रयोग इस वंश के किसी भी शिलालेख में नहीं हुआ। दूसरी ओर शिलालेख, सिक्कों तथा साहित्यिक स्रोतों के आधार पर पश्चिमी भारत को इनका मूल निवास स्थान माना गया है। इस तथ्य का प्रमाण नानाघाट, पुना जिला तथा सांची मध्य प्रदेश के आरंभिक शिलालेखों से मिलता है। इस आधार पर डॉक्टर गोपालाचारी ने प्रतिष्ठान आधुनिक पैठान, जो कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है, तथा उसके आसपास के क्षेत्रों के सातवाहनों का मूल निवास स्थान माना है। इसके अतिरिक्त B.S. सुकुथानकर ने बेल्लारी जिले को, H.C. रॉय चौधरी ने अन्य देश के दक्षिणी हिस्से को तथा V.V. मिरासी ने वैनगंगा नदी के दोनों किनारों से लगे बरार प्रदेश को सातवाहनों का मूल स्थान माना है। इस आधार पर सातवाहन तथा आंध्रों का समतुल्य एवं सजातीय होना संदेहास्पद है। इस विषय में विद्वानों ने यह सुझाया है कि सातवाहनों ने अपने आरंभिक जीवन की दक्कन से शुरुआत की तथा कुछ ही समय में आंध्र प्रदेश को भी जीत लिया। कालांतर में जब शक तथा अमीर आक्रमणों के कारण सातवाहन साम्राज्य के पश्चिम तथा उत्तरी क्षेत्र उनके हाथों से जाते रहे, तब कदाचित उनकी शक्ति गोदावरी तथा कृष्णा नदी के मध्य क्षेत्र अर्थात आंध्र प्रदेश तक सीमित हो गई तथा अब सातवाहनों को आंध्रों के नाम से जाना जाने लगा। सातवाहनों की उत्पत्ति के विषय में भी हमें जानकारी नहीं है। कुछ विद्वानों ने उनकी तुलना अशोक के शिलालेखों में वर्णित सत्यपुत्रों से तथा कुछ ने पिलानी द्वारा वर्णित सेतई से की है। कुछ अन्य विद्वानों ने शब्द भाषा विज्ञान के आधार पर सतकर्णी तथा सातवाहन शब्दों को परिभाषित किया है। चाहे इन शब्दों की महत्ता कुछ भी रही हो, परंतु सातवाहन वंश के शिलालेखों के आधार पर यह लगभग निश्चित है कि सातवाहन विशुंग तथा कण्व शासकों की तरह ब्राह्मण थे। इस बात का प्रमाण नासिक शिलालेख से भी प्राप्त हुआ है, जिसमें गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी को एक ब्राह्मण तथा खतीय दपमान मदन अर्थात क्षेत्रियों का मान मर्दन करने वाला आदि उपाधि से शोभित किया गया है। इस शिलालेख ने गौतमी पुत्र की तुलना परशुराम से की है। साथ ही दात्री सतुपुतलिका में भी शालीवाहनों को मिश्रित ब्राह्मण जाति तथा नाग जाति से उत्पन्न माना जाता है। सातवाहनों का शासन तथा कालक्रम। सातवाहनों के कालक्रम को लेकर विद्वानों में गहरे मतभेद हैं। ऐत्रेय ब्राह्मण, जो कि 500 ईसा पूर्व में लिखा गया था, अपने आंध्रों को ऐसे दस्यु बताया गया है जो कि आर्य परिधि से बाहर थे तथा जो विश्वामित्र व के वंशज थे। इस आधार पर डॉक्टर D.R. भंडारकर ने 500 ईसा पूर्व को सातवाहनों की आरंभिक स्थिति माना है। डॉक्टर V.A. स्मिथ के अनुसार आंध्र प्रदेश पहले अधीनस्थ थे, परंतु उनकी मृत्यु के पश्चात सिमुक के नेतृत्व में स्वतंत्र हो गए।
यह घटना 3री शताब्दी ईसा पूर्व में हुई। विश्व विषय में स्मिथ ने पुराणों का ही आधार माना है, जिसके अनुसार आंध्रों के कुल 3 शासकों ने लगभग 460 वर्षों तक शासन किया। डॉक्टर गोपालाचारी ने 20 तथ्यों को स्वीकार करते हुए यह माना है कि सातवाहन वंश की स्थापना लगभग 235 ईसा पूर्व तथा उसका पतन 255 ईस्वी में हुआ। कलिंग के शासक खारवेल के राज्य में उत्कर्णीय हाथी गुफा शिलालेख के आधार पर रेपसन सातवाहन वंश का आरंभ 220 ईसा पूर्व तथा 211 ईसा पूर्व के बीच मानते हैं, परंतु सातवाहनों के शासन काल को लेकर विभिन्न पुराणों में भी मतांतर हैं। एक और जहां मत्स्य पुराण उनका कुल या शासन काल 460 वर्ष बताता है, वहीं दूसरी ओर ब्राह्मण पुराणों में यह 456 वर्ष बताए गए हैं। वायु पुराण के अनुसार सातवाहनों ने 411 वंशों तक शासन किया, जबकि विष्णु पुराण उसकी शासन अवधि 300 वर्ष मानता है। दूसरी ओर डॉक्टर R.G. भंडारकर सातवाहन वंश की स्थापना 72 से 73 ईसा पूर्व को मानते हैं। पुराणों में वर्णित एक वक्तत्व के आधार पर उन्होंने यह माना कि शुंग मृत्य कणव शासन शुंग शासकों के सेवक थे तथा पेशवाओं की भांति उनके साथ साथ शासन करते थे, तथा सिमुक अथवा शिशुनाग नामक सातवाहन वंश के संस्थापक ने कणव राजा सुषमन को मारकर कणव तथा शुंग दोनों वंशों का अंत कर दिया, उसके साम्राज्य को अपने अधीन कर दिया। परंतु यह तथ्य अविश्वसनीय है, क्योंकि यह हम भलीभांति जानते हैं कि शिशु तथा कणव वंशों के शासक ने कभी संयुक्त रूप से शासन नहीं किया, तथा कणव वंश के संस्थापक वासुदेव कणव ने अंतिम शुंग शासक देवभूति की हत्या कर शासन की बागडोर संभाली थी। वायु पुराण के अनुसार उस वक्तत्व जिसके आधार पर डॉक्टर भंडारकर ने गलत व्याख्या की है को डॉक्टर राय चौधरी ने सही ढंग से परिभाषित किया। उनके अनुसार यह गद्यांश मात्रा इतना ही बताता है कि सिमुक ने जब कणव वंश का अंत कर सातवाहन वंश की स्थापना की तो उसने उन शुंग उपशासकों को समाप्त कर दिया जो कि कणव वंश के हाथों शुंग शासकों से पराजित होने के बाद भी बचे रह गए थे। अतएव सातवाहन शासकों ने 29 ईसा पूर्व 72 ईसा पूर्व 45 वर्षों में कणव का अंत कर स्वयं शासक की बागडोर संभाली। परंतु इन सब कारकों के होते हुए भी इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि सिमुक जिसने 23 वर्षों तक शासन किया वह कुछ समय पहले ही अर्थात 1ली शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य में ही सिंहासन आरूढ़ हो गया होगा। सातवाहन वंश के शासक पहला शासक है सिमुक 235 ईसा पूर्व से लेकर 222 ईसा पूर्व तक सातवाहन वंश का संस्थापक था। तो सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? सिमुक आपसे पूछा जा सकता है। उसने 235 ईसा पूर्व से लेकर 212 ईसा पूर्व तक लगभग 23 वर्षों तक शासन किया। यद्यपि उसके विषय में हमें अधिक जानकारी नहीं मिलती है, तथापि पुराणों में हमें यह ज्ञात होता है कि कणव शासकों की शक्ति का नाश कर तथा बचे हुए शुंग मुखियाओं का दमन करके उसने सातवाहन वंश की नींव रखी। पुराणों में सिमुक के अतिरिक्त शिशुक, सिंधुक तथा शिप्रक आदि नामों से भी पुकारा जाता है। तो पुराणों में इसको अन्य नाम क्या है? शिशुक है, दूसरा है सिंधुक है, और तीसरा है शिप्रक के नाम से भी जाना जा सकता है। आपसे पूछा जा सकता है। जैन अनुश्रुतियों के अनुसार सिमुक ने अपने शासनकाल में जैन तथा बौद्ध मंदिरों का निर्माण कराया, परंतु अपने शासनकाल के अंत काल में वह पथभ्रष्ट तथा क्रूर हो गया, जिस कारणवश उसे पदयुक्त कर उसकी हत्या कर दी गई। इसके बाद में आता है कान्हा तथा कृष्ण 212 ईसा पूर्व से लेकर 195। सिमुक की मृत्यु के पश्चात उसका भाई कान्हा राजगद्दी पर बैठा। उसने 18 वर्षों के कार्यकाल में कान्हा ने साम्राज्य विस्तार की नीति को अपनाया। नासिक के शिलालेख से यह पता चलता है कि कान्हा के समय सातवाहन वंश पश्चिम में नासिक तक फैल गया था। सतकर्णी कान्हा के उपरांत सतकर्णी प्रथम गद्दी पर बैठा। पुराणों के अनुसार वह कान्हा पुत्र था। कुछ विद्वानों ने यह माना है कि शासनकाल मात्र 2 वर्ष रहा, परंतु नीलकंठ शास्त्री ने उसका शासनकाल 194 ईसा पूर्व से लेकर 185 ईसा पूर्व माना है। जो भी हो, यह सुस्पष्ट है कि उनका शासनकाल बहुत लंबा नहीं था, परंतु छोटा होते हुए भी सतकर्णी प्रथम का शासनकाल कुछ दृष्टि में बड़ा महत्वपूर्ण था। सातवाहन शासकों में पहला शासक था जिसने वंश के शासकों में प्रिय एवं प्रचलित सतकर्णी शब्द से अपना नामकरण किया। नाना घाट शिलालेख के अनुसार सतकर्णी ने अपने साम्राज्य का खूब विस्तार किया। अपने कार्यकाल में 2 अश्वमेध यज्ञ तथा 1 राजसूय यज्ञ कराया। उसकी रानी नयनिका के एक शिलालेख में हमें यह ज्ञात होता है कि सतकर्णी प्रथम ने पश्चिम मालवा के साथ साथ अनूप, नर्मदा नदी घाटी तथा विदर्भ बरार प्रदेश में भी जीत हासिल की। यद्यपि सतकर्णी प्रथम ही वह शासक था जिसका उल्लेख सांची स्तूप के तोरण में मिलता है। तो सांची स्तूप के तोरण में किसका लेख मिलता है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, सतकर्णी प्रथम का, जो यह भी प्रमाणित करता है कि उसके समय में
मध्य भारत सातवाहन के अधिकार में था। वह अपने छोटे से कार्यकाल में सम्राट बन गया तथा उसने दक्षिणी पथपति तथा अप्रतिहत चक्र आदि उपाधियाँ धारण की। नाना घाट लेख तथा हाथी गुफा लेख में प्रयुक्त लिपि समानता के आधार पर यह सुझाया गया है कि कदाचित इसी सतकर्णी शासकों के शासनकाल में दूसरे वर्ष में कलिंग के महान शासक खारवेल ने युद्ध में हराया गया है। तो हाथी गुफा में क्या मिलता है यहाँ पर? हाथी गुफा में मिलता है यहाँ पर इनका लेख, ये देख लीजिएगा। यहाँ पर खारवेल शासक ने युद्ध में हराया था। वेदश्री तथा सतश्री। सतकर्णी प्रथम की मृत्यु के पश्चात उनके दो अल्पवयस्क पुत्र वेदश्री तथा सतश्री सिंहासन पर बैठे, परंतु अल्पवयस्क होने के कारण प्रशासन की सारी बागडोर उनकी मां नयनिका के हाथों में आ गई, जिसने उनके पिता की सहायता से शासन चलाया। ऐसा प्रतीत होता है कि वेद ही अल्पायु में ही मृत्यु हो गई तथा सतश्री ने उसके उत्तराधिकारी के रूप में शासन संभाला, परंतु पुराण इस विषय में एकमत नहीं है। सतकर्णी प्रथम के पश्चात पूर्णोत्संग नामक राजा सातवाहन सिंहासन पर आसीन हुआ। चाहे चतुर्थ सातवाहन शासक का नाम कुछ भी रहा हो, यह तो निश्चित नहीं है। इस शासक के शासनकाल में ही पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य शासक वरदरथ को मारकर मगध राज्य पर अधिकार कर लिया। मत्स्य पुराण में स्कंद स्तंभी का उल्लेख सातवाहन वंश के 5वें शासक के रूप में किया गया है, परंतु अधिकतर विद्वान इसे काल्पनिक मानते हैं। सतकर्णी द्वितीय ने लगभग 166 ईसा पूर्व से लेकर 111 ईसा पूर्व तक शासन किया। यह कदाचित वही शासन था जिसका वर्णन हाथी गुफा तथा भीलसा शिलालेख में हुआ। यह प्रतीत होता है कि इसके शासनकाल में सातवाहनों ने पूर्वी मालवा को पुष्यमित्र शुंग के एक उत्तराधिकारी से छीना था। पुराण के अनुसार सतकर्णी द्वितीय के पश्चात लंबोदर राज सिंहासन पर आसीन हुआ। लंबोदर के पश्चात उसका पुत्र अपीलक गद्दी पर बैठा। अपीलक जो कि 8वां सातवाहन शासक था। इन दोनों के मध्य काल सातवाहनों के संदर्भ में अंधकार युग में माना गया है, जिसमें केवल कुंतल सतकर्णी के काल को ही अपवाद माना गया है। कुंतल सतकर्णी अपीलक के पश्चात सातवाहनों का अलग महत्वपूर्ण शासक था। कामसूत्र में वात्स्यायन ने कुंतल सतकर्णी का उल्लेखन करते हुए कहा है कि उसने अपनी उंगलियों को कैंची के रूप में प्रयोग किया। इसके प्रहार से उसकी पटरानी मल्यवती की मृत्यु हो गई। काव्य में मीमांसा में राजेश्वरी ने कुंतल सतकर्णी का वर्णन करते हुए कहा है कि उसने अपने रनिवास में रहने वाली अपनी रानी को यह आदेश दिया कि वह केवल प्राकृत भाषा का प्रयोग करे। तो आपसे ये पूछा सकता है कि कौन सी भाषा का प्रयोग करने के लिए बोला था? प्राकृत भाषा का। हाल सातवाहनों का अगला शासक महत्वपूर्ण था, यद्यपि उनके केवल 4 वर्ष ही शासन किए। यद्यपि कुछ विषयों उनका शासनकाल बहुत महत्वपूर्ण रहा है, ऐसा माना जाता है। यदि आरंभिक सातवाहन शासकों में सतकर्णी प्रथम योद्धा के रूप में सबसे महान था, तो हाल शांतिदूत के रूप में अग्रणीय था। हाल साहित्य का अभिरुचि भी रखता था तथा एक कवि सम्राट के रूप में प्रख्यात था। उनके नाम का उल्लेखन पुराण, लीलावती, सप्तशती, अभिधान, चिंतामणि आदि ग्रंथों में मिलता है। यह माना जाता है कि प्राकृत भाषा में लिखी गाथा सप्तशती अथवा सतसई का रचयिता ही था। वृद्ध कथा के लेखक गुणाढ़ भी हाल का समकालीन था तथा कदाचित पैशाचिक भाषा में लिखी इस पुस्तक की रचना उसने हाल ही के संरक्षण में की थी। कालांतर में बुद्ध स्वामी की वृद्ध कथाएं, यलोक संग्रह, अक्षमेंद्र की वृद्ध कथा मंजरी, सोमदेव की कथासरित सागर नामक 3 ग्रंथों की उत्पत्ति गुणाढ़ की वृद्ध कथाओं से हुई है। हाल के प्रधान सेनापति विजयानंद ने अपने स्वामी के आदेशानुसार श्रीलंका पर आक्रमण कर उसे जीत लिया। इस वजह से वापस लौटते समय वह कुछ समय के लिए सप्त गोदावरी भीमम नामक स्थान पर रुका। वहाँ विजय नंद ने श्रीलंका के राजा की अतिरूपवती लीलावती की चर्चा सुनी, जिसका वर्णन उसने अपने राजा हाल से किया। हाल ने प्रयास कर लीलावती से विवाह कर लिया। किंवदंती की हाल ने पूर्व दक्कन में कुछ सैनिक अभियान किए, परंतु साक्ष्यों के अभाव में अधिक विद्वान से गलत मानते हैं। गौतमीपुत्र सतकर्णी लगभग आधी शताब्दी की उठापटक तथा शक शासकों के हाथों मानवर्धन के बाद गौतमीपुत्र
श्री सतकर्णी के नेतृत्व में अपनी खोई प्रतिष्ठा को पुनर्स्थापित कर दिया। गौतमीपुत्र श्री सतकर्णी सातवाहन वंश का सबसे महान शासक था, जिसने लगभग 25 वर्षों तक शासन करते हुए न केवल अपने साम्राज्य की खोई प्रतिष्ठा को पुनः प्रतिस्थापित किया, अपितु एक साम्राज्य की भी स्थापना की। गौतमीपुत्र के समय तथा उसकी विजयों के बारे में हमें उसकी माता गोमती बालश्री के नासिक शिलालेख से संपूर्ण जानकारी मिलती है। तो किस शिलालेख से जानकारी मिलती है? गोमती बालश्री के नासिक शिलालेख से हमको उसके बारे में जानकारी मिलती है। कुछ विशेषज्ञों द्वारा गौतमीपुत्र सतकर्णी को राजा शालिवाहन भी माना जाता है। उन्होंने पूरे भारत को एकजुट कर दिया और विदेशी हमलों के खिलाफ बचाया। उनके संदर्भ में हमें इस लेख में यह जानकारी मिलती है कि उसने क्षेत्रियों के अहंकार का मान मर्दन किया। उनका वर्णन शक, यवन तथा पहलव शासकों के विनाशकर्ता के रूप में जाना जाता है। उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि अक्सहरात वंश के शक शासक नहपान तथा उसके वंशजों की उसके हाथों हुई पराजय थी। जोगलथम्बी नासिक समूह से प्राप्त नहपान के चांदी के सिक्के, जिन्हें कि गौतमीपुत्र सतकर्णी ने दोबारा ढलवाया था, अपने शासक के 18वें वर्ष में गौतमीपुत्र द्वारा नासिक के निकट पांडुलेन में गुहादान करना, ये कुछ ऐसे तथ्य हैं जो यह प्रमाणित करते हैं कि उसने शक शासकों द्वारा छीने गए प्रदेशों को पुनर्जीवित कर दिया। नहपान के साथ उनका युद्ध उसके शासनकाल के 17वें और 18वें वर्ष में हुआ तथा इस युद्ध में जीतकर गौतमीपुत्र ने अपरांत अनुपम सौराष्ट्र, कुकर, अकर तथा अवंती को नहपान से छीन लिया। इन क्षेत्रों के अतिरिक्त गौतमीपुत्र का ऋषिक कृष्णा नदी के तट पर स्थित ऋषिक नगर, अयमक प्राचीन हैदराबाद राज्य का हिस्सा, मूलक गोदावरी के निकट एक प्रदेश जिसकी राजधानी प्रतिष्ठान थी, तथा विदर्भ, आधुनिक बराक क्षेत्र आदि प्रदेशों पर भी आधिपत्य था। उसके प्रत्यक्ष प्रभाव में रहने वाला क्षेत्र उत्तर में मालवा तथा काठियावाड़ से लेकर दक्षिण में कृष्णा नदी तक तथा पूर्व में बराक से लेकर पश्चिम में कोंकण तक फैला था। उसने त्रिसमुद्रक, तोयब, पीतन वाहन आदि उपाधि धारण की, जिसके यह पता चलता है कि उसका प्रभाव पूर्वी पश्चिमी तथा दक्षिणी सागर अर्थात बंगाल की खाड़ी, अरब सागर एवं हिंद महासागर तक था। ऐसा प्रतीत होता है कि उसकी मृत्यु के कुछ समय पहले गौतमीपुत्र सतकर्णी द्वारा नहपान को हराकर जीते गए क्षेत्र उसके हाथों से निकल गए। गौतमीपुत्र से इन प्रदेशों को छीनने वाले संभवतः सीथियन जाति के ही करदामन वंश के शासक थे। इसका प्रमाण हमें टलमी द्वारा भूगोल का वर्णन करती इसकी पुस्तक में मिलता है। ऐसा ही निष्कर्ष 150 ईस्वी के प्रसिद्ध रुद्रदमन के जूनागढ़ शिलालेख से भी मिलता है। यह शिलालेख दर्शाता है कि नहपान से विजयी गौतमीपुत्र सतकर्णी के सभी प्रदेशों को उसे रुद्रदमन ने हथिया लिया। ऐसा प्रतीत होता है कि गौतमीपुत्र सतकर्णी ने करदामन शासकों से विवाह संबंध स्थापित कर रुद्रदमन द्वारा हथियाए गए अपने क्षेत्रों को सुरक्षित करने का प्रयास किया। सभी वर्ष का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो कृपया करके लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।